अगर आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती तो ज़रूर देखें। रिसेशन का एक बेसिक फिनोमिनन होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाता है। तो इस साल गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि जीडीपी डिक्रीज होगी -7.7% तक। कि भारत का व्यापारी, भारत की जनता, भारत का जनमानस कितनी ही बड़ी आपत्ति हो हार नहीं मानता, डटे रहते हैं। 2021-22 में गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि जीडीपी बढ़ के पहुंचेगी 14.4%। बस पोर्ट से क्या हुआ, बस स्टेशन के साथ एक मॉल भी बन गया, तो उस मॉल में महंगी महंगी दुकानें भी की और अच्छे अच्छे बिजनेस। इस कल्चर से सरकारी नौकरों को बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे आपकी कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो फिर नौकरी कोई नहीं देगा आपको, मतलब बहुत मुश्किल होगी। सेस शब्द का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लगाया हुआ टैक्स। नमस्ते मित्रों, हर साल की तरह बजट आ चुका है। कुछ स्टूडेंट्स की फरियाद रहती है कि सर आपके वीडियो थोड़ी देरी से आते हैं। तो कारण ये है कि इकोनॉमिक्स और बजट थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है। तो अभी शुक्रवार तक तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस ही आ रहे थे उसके, अलग अलग अखबारों में, और मेरा प्रयास रहता है कि 3-4 अखबारों का निचोड़ दे दें आपको। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर आपने एक वीडियो देख लिया, उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, उस विषय में कुछ नहीं देखा, तब भी काम चल जाए आपका। तो अलग अलग इंटरव्यू देखने पड़ते हैं, वित्त मंत्री के इंटरव्यू आते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, फिर अलग अलग मंत्रियों के इंटरव्यू अलग अलग चैनल्स पे आते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आती है, कोई किसी तरह डिसिफर करता है। तो प्रयास रहता है कि सारे व्यू पॉइंट्स बता दें आपको, करीब हर पहलू पे। तो उसके लिए रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से देरी हो जाती है। वो 48 घंटे में वीडियो हम नहीं दे पाते आपको, और छोटा वीडियो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो ऊपर ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन देने का मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि यूट्यूब पे तो व्यू काउंट बढ़ाने होते हैं लोगों को। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ क्यों हो रही है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती तो ज़रूर देखें इसको, क्योंकि कोशिश रहती है कि एकदम स्कूल वाले बच्चों को भी समझ आ जाए, उतनी आसान भाषा में समझा दें। तो शुरुआत करते हैं। निर्मला सीतारमन जी का तीसरा बजट था फुल फ्लेजेड, और एक पिछला पूरा साल जिस महामारी में गुजरा है, उसके बाद जो बजट उन्होंने प्रेजेंट किया था, लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, और हर एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज वाली हेडलाइंस थी कि बोल्ड बजट है, बोल्ड बजट है। काफ़ी शेयर मार्केट 24 साल बाद इतना ऊपर गया है। तो नॉर्मली बजट के दिन शेयर बाज़ार की हालत थोड़ी खस्ता रहती है, पर इस बार काफ़ी अच्छा जंप मिला शेयर बाज़ार को। तो ऐसा क्या हो गया? तो मेन चीज़ एक जो बजट की शुरुआत मैं जहाँ से करना चाहूँगा, फिस्कल डेफिसिट से। हिंदी में कहा जाता है उसको राजकोषीय घाटा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है उसके। किसी में नाणाकीय खाद। मेन उसका मतलब रहता है कि बजट में सरकार की इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी आमदनी माइनस खर्च कितना होगा, उसको कहा जाता है डेफिसिट। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब अगर इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाला फिगर माइनस में आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा डेफिसिट वाला बजट, नुकसान वाला बजट। अगर बैलेंस पॉजिटिव में आता है तो उसको कहा जाएगा सरप्लस वाला बजट, पूर्णांत वाला बजट। ठीक है। तो इस साल हमारे देश में हर साल बजट डेफिसिट वाला ही होता है। उसके लिए एक कायदा, एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है FRBM एक्ट। फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल डेफिसिट को नापा जाता है जीडीपी के हिसाब से, मतलब वो जीडीपी का कितना परसेंटेज हो रहा है। और ये FRBM एक्ट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के
3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी एक टाइम लिमिट सेट की गई थी और इस एक्ट के पास होने के बाद 2 बार मंदी आ चुकी है। एक बार 2008 वाली अमेरिका वाली मंदी, उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई गया था और ये दूसरी आ गई अभी ये वाली मंदी, बड़ी वाली। मतलब भारत के इतिहास में इसको कहा जाएगा कि शायद सबसे बड़ी मंदी थी, क्योंकि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट एक क्वार्टर में माइनस करीब 24% तक गया था। तो उतना बड़ा फॉल, उतना बड़ा घाटा भारत ने कभी नहीं देखा। किसी भी तिमाही में, किसी भी क्वार्टर में जीडीपी में इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखा हमने। तो उस वजह से भी डेफिसिट गड़बड़ होने ही वाली थी। तो पिछले साल बजट में जो सरकार ने एस्टिमेट लगाया था, बजट पेश होता है साल शुरू होने से पहले, माने 1 फरवरी को बजट पेश हो गया। और हम सब जानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर, भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो बजट में सरकार एस्टिमेट्स ही पेश करती है कि क्या खर्च होगा इस वर्ष और कहाँ से इसकी इनकम, इसकी आपूर्ति कहाँ से की जाएगी। तो जो आंकड़ा सरकार 1 फरवरी को प्रेजेंट करती है उसको कहा जाता है बजटरी एस्टिमेट्स। आप अगर न्यूज़पेपर्स में ये टर्म पढ़ते होंगे, शॉर्ट में बीई भी लिखा जाता है। उस बीई का फुल फॉर्म होता है बजटरी एस्टिमेट्स। और अगले साल जब बजट प्रेजेंट होगा तब तक साल के 10 महीने ख़त्म हो चुके होंगे। तो तब तक ये अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई जो बजटरी एस्टिमेट्स हमने रखे थे उसका कितना रियलाइज़ होगा, क्या आंकड़ा उससे ज़्यादा ऑफशूट हो गया है, उससे कम है। तो फिर एक दूसरा आंकड़ा आता है अगले बजट में जिसको कहा जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, आरई। और फिर एक तीसरा आंकड़ा आएगा साल ख़त्म होने के बाद, जो आएगा इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले वर्ष के, पिछले वित्तीय वर्ष के सारे आंकड़े रिलीज़ होते हैं। तो उसको कहा जाएगा एक्चुअल, जो भी रियलाइजेशन, एक्चुअल फिगर्स जो होंगे वो आएंगे आपके साल भर के बाद। तो खैर अभी हम 2 टर्म्स की बात कर रहे हैं, बीई और आरई, बजटरी एस्टिमेट्स, यानी बजट में जो सरकार का अंदाज़ा था, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, यानी कि साल शुरू होने के बाद कुछ महीने बाकी रहने के बाद उसका क्या रिवाइज्ड एस्टिमेट है। तो पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का जीडीपी का फोरकास्ट माने एस्टिमेट किया था 3.5% जीडीपी की, और वो फिस्कल डेफिसिट शूट करके चली गई है इस साल 9.5% डेफिसिट के। मतलब जो डिमांड थी मार्केट से, जनता की, विपक्ष की जो एक डिमांड थी कि सरकार पैसे खर्च करे, खर्च करे, खर्च करे। क्यों खर्च करे? क्योंकि मंदी है, रिसेशन है। रिसेशन का एक बेसिक फिनोमिनन होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाता है। कोई भी इकोनॉमी अच्छी, सस्टेनेबल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तब कही जाती है जब उसका सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मान लीजिए ये वाला हाथ इकोनॉमी है और ये सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ये उसका बेस है। तो अगर 5 उंगली वाली सर्कुलेशन ऑफ मनी है तो अच्छा बेस कहा जाएगा। वो घट के 2 उंगली वाली सर्कुलेशन ऑफ मनी हो गई तो बेस खराब कहा जाएगा। तो रिसेशन में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाता है। तो जब और होता कैसे है, पैसा कम नहीं होता, पैसा बाजार में कम हो जाता है। मतलब हमने देखा होगा कि धनपतियों के पास तो पैसा अभी भी है, ठीक है। हमने देखा होगा कि लॉकडाउन के दरमियान जब हमारे खर्चे कम हो गए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे बीच जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो वो लोग जब अपने पैसों पे बैठ जाते हैं तब रिसेशन शुरू होता है। सभी लोग, माने जब सर्कुलेशन ऑफ मनी जब बंद होगा, जब एक जेब से दूसरी जेब में पैसा जाना बंद होगा, तब इकोनॉमी को नुकसान होता है। ऐसे मामलों में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे निकाल सकती है और गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करके उस सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ा सकती है। तो वित्त मंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई वी स्पेंट एंड वी स्पेंट, हमने खर्च किया, खर्च किया, खर्च किया, तभी जाके तो फिस्कल डेफिसिट इतनी ज़्यादा पहुंची है, 9.5% पे पहुंची है। अगले साल का
माने जो कमिंग ईयर है 2021-22, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होके 31 मार्च 2022 तक का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके लिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट का एस्टीमेट है 6.8% ऑफ जीडीपी। एफआरबीएम एक्ट में उसकी लिमिट लगाई गई है 3%, जो 3% अचीव करने थे इस 31 मार्च को, लेकिन नहीं हो पाया है। तो अब उसमें एफआरबीएम एक्ट में सुधार किया जाएगा और गवर्नमेंट आने वाले 4-5 सालों में भी इस स्पेंडिंग कल्चर को चालू रखने के मूड में है, क्योंकि 2025-26 तक का गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.5% पे पहुँचेगी 2025-26 तक। माने इस गवर्नमेंट की टर्म ख़त्म हो रही है 2024 में, तो अगली सरकार आने तक भी ये स्पेंडिंग कल्चर चालू रहेगा। तो वो 3% कब आएगा, कब उसका लॉ कैसे अमेंड किया जाएगा कि 3% का टारगेट गवर्नमेंट कब का रख रही है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़, कुछ इकोनॉमिस्ट ने तारीफ़ की फाइनेंस मिनिस्टर की कि बजट ये फिस्कल डेफिसिट में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ला दी। मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो फूड सब्सिडी देता है, फूड सब्सिडी माने सबसे पहली बात, गवर्नमेंट अपनी जेब से जो पैसा देगी आपका खर्च कम करने के लिए, उसको कहा जाता है सब्सिडी। डायरेक्टली सब्सिडी जो दी जाती है, सबसे सिंपल उदाहरण है एलपीजी का सिलेंडर। 12 सिलेंडर आपको साल में सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, फिर बाकी उससे ज़्यादा चाहिए आपको तो आपको पूरा दाम चुकाना पड़ेगा। ठीक है, उसको सब्सिडी कहा जाता है। फूड सब्सिडी सरकार देती है राशन कार्ड, सिंपल भाषा में अगर कहूँ मैं तो राशन कार्ड वालों को, पीडीएस जिसको कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। माने आप अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड दिखा के जो एक निश्चित आमदनी से कम वाले लोगों को, जिनके पास बीपीएल वाला कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है जिनके पास, उनको कम रेट पे अनाज दिया जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी का बोझ उठाती है। तो वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडी अलग गिनी जाती थी अभी तक। इस साल उन्होंने, गवर्नमेंट ने उस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडी को भी बजट का हिस्सा बना दिया। अब ये जो डेफिसिट बढ़ी है आपकी 3.5% बजटरी एस्टीमेट से बढ़ के 9.5% हो गई, तो उसके पीछे कारण था कि पिछले वर्ष बजट में खर्च का एस्टीमेट किया गया था 30.42 लाख करोड़ रुपए, 30.42 लाख करोड़, और उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट है वो पहुंचेगा वो खर्च 34.5 लाख करोड़ रुपए। और इस साल, अगले साल, अपकमिंग ईयर में 2021-22 में सरकार ने अपने खर्च का एस्टीमेट बढ़ा के कर दिया है 34.83 लाख करोड़ रुपए, 34.83 लाख करोड़। तो पिछले साल के बजटरी एस्टीमेट से, यानी 30.42 लाख करोड़ के मुकाबले ये करीब 14.5% करोड़ की बढ़ोतरी है। तो गवर्नमेंट, मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कल्चर बढ़ाए रखना चाहती है। ठीक है, और रिवाइज्ड एस्टीमेट से कुछ 1%, 0.95% ज़्यादा है वो। ठीक है, इसमें से बहुत बड़ा चेंज जो इस बार गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट के खर्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने इस साल खर्च किया और उसका रिटर्न आपको इसी साल मिल गया, मतलब हर साल आपको उसे बार बार खर्च करना पड़ेगा, रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं उसको। उदाहरण के तौर पे सैलरी, आपने इस साल सैलरी दी, अगले साल भी सैलरी देनी पड़ेगी और उस सैलरी का रिटर्न आपको इसी वर्ष मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये कहा सब्सिडी, अगेन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जिसको आप कर रहे हैं इस साल, लेकिन उसका रिटर्न आपको ज़्यादा समय तक मिलेगा। तो गवर्नमेंट की दृष्टि से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपने रोड बनाए, रेलवेज़ बनाई, पोर्ट बनाए, डेवलप किए, ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह,
तो ये जितना भी स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो ये जितना भी खर्च होगा उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली अभी तक 2020 तक जितने भी सरकारें रही हैं उनका झुकाव रहा है बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के तरफ। मतलब जो विपक्ष की तरफ से एक मांग आ रही थी कि जनता को डायरेक्ट पैसे दे दो, मंदी के दौर में किया भी था, जनधन अकाउंट में पैसे जमा किए भी थे लोगों के, खाना बांटा था जो फ्री में, कुछ काफ़ी महीनों तक कुछ 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने जो राशन प्रोवाइड किया है इस लॉकडाउन के चलते, तो वो भी किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन इस साल से चेंज ये कर रही है गवर्नमेंट कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है। मतलब पिछले साल बजटरी एस्टीमेट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जितना था उससे ज़्यादा हुआ ही था। पिछले साल 4.39 लाख करोड़ रुपए, 4.39 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था। इस साल बजट में प्रोविज़न किया गया है 5.5 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का। मतलब पिछले साल के बजटरी एस्टीमेट से कुछ 34.5% का इंक्रीज़ हुआ है। क्या फ़ायदा होगा इससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा? इसको फिस्कल प्रूडेंस कहा जाता है। मतलब ये आप कह सकते हैं भारत की पहली कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, पूंजीवादी सरकार, मूड़ीवादी सरकार। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ये भारत का पहला, आप कह सकते हैं, हार्डकोर कैपिटलिस्ट बजट है। क्यों? कैपिटलिस्ट सरकार की निशानी क्या होती है कि वो प्राइवेट बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रमोशन देंगे, बिजनेसेस को ज़्यादा प्रमोशन देंगे। उसके ऑपोजिट में सोशलिस्ट सरकार, समाजवादी सरकार की फीचर रहती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाने की प्लानिंग करती है। उदाहरण के तौर पे बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, उसको सोशलिस्ट मूव, समाजवादी कदम कहा जाएगा, कि जो बैंक्स प्राइवेट बिजनेसेस के पास थी उसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज जो प्राइवेट बिजनेसेस के पास थी उसको खरीद के सरकार ने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो बिजनेस भी सरकार कर रही है, उसको कहा जाएगा समाजवादी मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल जो अमेरिका का मॉडल है उसको कहा, उसमें गवर्नमेंट का रोल मिनिमम रहता है। और मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन के पहले ही, आपको याद हो अगर टीवी में ऐड आती थी उनकी, कि मेरा मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अमेरिका का एक स्लोगन है, द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है? मोदी जी ने अपने भाषणों में कई बार कहा हुआ है कि गवर्नमेंट का रोल है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। फिर उसके बाद भारत के व्यापारी उतने सक्षम है कि इकोनॉमी को आगे बढ़ा देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म में 2-3 साल, 4-5 साल में वो पैसा, माने अभी तुरंत जाएगा वो बिजनेसेस के पास या फिर मज़दूरों के पास, उससे रेवेन्यू जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर उसका मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट होगा एक। और अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक बॉडी है अपना भारत सरकार का, NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो इस इंस्टीट्यूट का एक सर्वे था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 2.5 टाइम्स। मतलब आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 पैसा खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी में 2.5 रुपया बन जाएगा। 2.5 रुपया कैसे बनेगा? आप अगर रोड बना रहे हैं, उसके लिए आप सामान खरीदेंगे, तो वो किसी को, मान लीजिए सीमेंट खरीदा, वो किसी इंडस्ट्री में जाएगा। आपने माइन से पत्थर खरीदा, तो वो किसी इंडस्ट्री में जाएगा। फिर आपने मज़दूर हायर किए, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उसका भी एम्प्लॉयमेंट, सीमेंट वाली इंडस्ट्री का भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, माइनिंग वाला भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कंस्ट्रक्शन वाला एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
फिर आगे जाके वो जब इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे, वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो फर्दर सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी। तो कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया खर्च करने से भारत में 2.5 रुपया इकोनॉमी में बढ़ता है। ओके। और डायरेक्टली कैश जो दिया जाता है सब्सिडी के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कैश देने के माध्यम से, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट लेस देन 1 है, माने 96 पैसे 98 पैसे है। ठीक है, उसका इकोनॉमी में ज़्यादा असर नहीं दिखता। हाँ ठीक है, एक बार ही आपको खुशी मिल गई कि मुझे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पैसे दे दिए, बट उससे फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो वो कहावत है इंग्लिश में कि मछली देने से मछली मारना सिखाना ज़्यादा अच्छा है। तो इट इज़ बेटर टू टीच हाउ टू फिश देन गिव अ फिश। ओके। और लॉन्ग टर्म में कुछ सालों के बाद, 3-4 साल 5 साल के बाद, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है 4.8 गुना। ठीक है, तो भारत की बात है ये। ठीक है, तो इन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने, आपने देखा होगा टीवी में कई बार इन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया है कि सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ 5.5 लाख करोड़ का जो अलॉटमेंट किया है, वो है भारत की जीडीपी का 2.5%। और उस 2.5% पे इंटू 2.5 मल्टीप्लायर वाला जोड़ के इन्होंने कहा है कि केवल इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही भारत की जीडीपी 6.25% तक बढ़ सकती है। ठीक है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है, मैंने आपको केवल इन्फॉर्म किया है उसके बारे में, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है वो। उसी तरह नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है कि 5.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट खुद कैपिटल एक्सपेंसेस पे खर्च कर रही है, प्लस 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट देने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है स्टेट्स को उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये 7.5 लाख करोड़ जो हुआ वो पिछले साल के मुकाबले 70% इंक्रीज़ है, 70% इंक्रीज़ है। तो इन सब कारणों से इस बजट को बोल्ड बजट कहा जाता है, क्योंकि भारत में अभी तक जिन सरकारों ने, जितनी भी सरकारें गई, उन सब ने ज़्यादा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे किया था, माने डायरेक्टली जनता को सब्सिडी दी या फिर कुछ ना कुछ डायरेक्ट कैश देने वाली प्रावधान जो थे, उससे आपके वोट अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, एक कहावत है, गुड इकोनॉमिक्स इज़ बैड पॉलिटिक्स। तो इस वजह से इसको बोल्ड बजट कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में ज़्यादा रोज़गार जनरेट करेगा। ठीक है, इस महामारी के कारण वित्त मंत्री जी ने एक और आंकड़ा दिया है कि हमारी भारतीय तिजोरी में 2 मेन फंड हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, जो भी आप टैक्स वगैरह पैसा देंगे वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। दूसरी है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि, माने किसी विपदा वाली स्थिति में, किसी इमरजेंसी वाली स्थिति में उस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो वो पैसा इस बार 500 करोड़ से बढ़ के 30,000 करोड़ रुपए तक का प्रोविज़न किया है गवर्नमेंट ने। तो मतलब इतना ज़्यादा खर्च हो चुका इस कोरोना महामारी के चलते, तो कितना बड़ा डेंट पड़ा है अपनी इकोनॉमी को आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको पता चलेगा इस महामारी के कारण इकोनॉमी में कितना डेंट पड़ा है, कितना बड़ा उसको झटका झेलना पड़ा है। आप देख लीजिए सोर्सेज ऑफ इनकम से कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं। आपने न्यूज़पेपर्स में कभी देखा हो कि एक गोला सा चक्का सा बन के आता है रुपए का, और उसमें लिखा होता है कि रुपया कहाँ से आ रहा है और रुपया कहाँ को जा रहा है। तो 2021-22 में गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होगा भारत सरकार का, 36% सोर्स ऑफ इनकम है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, माने आपने कहीं ना कहीं से उधार लिया है, या विदेशों से उधार लिया है, वर्ल्ड बैंक से या किसी अन्य देश के बैंक से, या फिर आपकी अपनी जनता से उधार लिया जाता है बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, ये बात हमने बड़े वर्षों के बाद इस चंगुल से हम बाहर निकले थे। 2020 के बजट में सबसे बड़ा हेड ये वाला
मतलब ये उतना बड़ा हेड नहीं था। 20% इनकम आ रही थी हमारी बोरोइंग से और 18% इनकम आ रही थी हमारी कॉरपोरेशन टैक्स से। कॉरपोरेशन टैक्स होता है कंपनियों का इनकम टैक्स, और 17% इनकम आ रही थी इनकम टैक्स से जो जनता देती है। जीएसटी से आ रही थी 18% इनकम। तो ये अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि कई वर्षों से, जब से आज़ाद हुए हम, तब से बजट में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यही रहा है, बोरोइंग्स, उधार, जो कर्ज हमारी सरकार ले रही है। और एक बात याद रखिए, कर्ज अगर ले रहे हैं तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ही। तो किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा कर्ज वाले हेड को, मतलब अगर आपकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कर्ज है तो उसको अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब यहाँ पे कहा जाएगा जीएसटी। क्यों जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स होना चाहिए? क्योंकि अगर जीएसटी ज़्यादा है तो उसका मतलब आपकी इकोनॉमी में उत्पादन, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और सेल्स ज़्यादा हो रही है। उसके बाद वाला जो सेकंड हेड है, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, वो होना चाहिए यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। एक्साइज ड्यूटी होती है प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज की हुई ड्यूटी। अब बहुत कम प्रोडक्ट्स पे रह गई एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल वगैरह पे। पहले एक्साइज ड्यूटी सभी प्रोडक्ट्स पे लगती थी, जीएसटी के आने के बाद अब एक्साइज ड्यूटी कम प्रोडक्ट्स पे लगती है। जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इस साल क्या हुआ, वो पूरा चक्का उल्टा घूम गया। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का है बोरोइंग्स, यानी कि कर्ज 36%। उसके बाद जीएसटी है 15%, इनकम टैक्स है 14%, कॉरपोरेशन टैक्स है 13%। जो पिछले साल 18% था कॉरपोरेशन टैक्स, वो घट के हो गया 13%। इसका मतलब है कि कंपनीज़ ने प्रोडक्शन कम किया है, कंपनीज़ का प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये आपको कोरोना महामारी के चलते हमारी इकोनॉमी को जो डेंट पड़ा है उसकी एक निशानी है, उसका एक इंडेक्स है। तो चाइना का मोबाइल अगर आप ख़रीद रहे हैं तो थैंक यू बोल दीजिएगा उनको कि महामारी उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी और वहीं बैठे बैठे आपकी इकोनॉमी की बैंड बजा दी। खैर, ये डेफिसिट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ रही है ऐसा नहीं है, डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बढ़ेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उनकी डेफिसिट इंक्रीज़ करने की छूट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट की डेफिसिट नापी जाती है जीएसडीपी के आधार पे। भारत सरकार की पूरे भारत की जीडीपी को कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल या फिर कुल घरेलू उत्पाद। उसी तरह स्टेट्स की जीडीपी को कहा जाता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राज्य सरकारों की डेफिसिट जीएसडीपी के आधार पे नापी जाती है। तो उनको इस वर्ष 4% ऑफ जीएसडीपी तक की डेफिसिट मेंटेन करने की छूट दी है, और 2023-24 तक उनको टारगेट दिया है कि आप 3% पे आ जाना। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि वाह बेटा, खुद तो 7% तक की जीडीपी खर्च कर रहे हो इस बार, अपना टारगेट रखा है 2025-26 के लिए 4.5%, और राज्यों को बोल दिया 23-24 तक आ जाना 3% पे। कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा होता है राज्य सरकारों से। ठीक है, तो उस वजह से नेक्स्ट आते हैं जीडीपी फिगर्स पे। जीडीपी का फुल फॉर्म जैसे बता चुके आपको, होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल या फिर कुल घरेलू उत्पादन। तो आपके देश की बाउंड्री के अंदर, आपकी जो भी सीमा रेखा है, जो आपका क्षेत्र है, उसके अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उसको कहा जाता है जीडीपी। इस साल 2021-22 में काफ़ी वर्षों के बाद हमारी जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, और बजट में इसका एस्टिमेट दिया गया है कि क्योंकि अभी तो ये वर्ष अभी ऑनगोइंग ईयर है, अभी चालू वर्ष है, अभी 2 महीने बचे हुए हैं इस वर्ष को, फरवरी से अगर गिना जाए, 1 फरवरी से जब बजट पेश हुआ था उससे। तो इस साल गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि जीडीपी डिक्रीज़ होगी -7.7% तक। अलग अलग फिगर्स हैं, कोई फिगर, कोई एजेंसी 6.5% का भी प्रेडिक्ट कर रही है कि हो सकता है उतना ज़्यादा डिक्लाइन ना हो। ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा जुलाई महीने से कंपेयर किया जाए तो।
हमारी पहली तिमाही, पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून वाला, उसके फिगर्स जब आए थे आपको याद होगा हो हल्ला मच गया था कि -24% हो गई जीडीपी, -24% एक क्वार्टर की। उस हिसाब से आईएमएफ वगैरह ने राइट ऑफ कर दिया था भारत को, बोल रहे थे कि डबल फिगर में जाएगा इनका कॉन्ट्रैक्शन, जो इनकी जीडीपी की सिकुड़न है वो डबल फिगर्स में जाएगी, -10%, -12% तक के फिगर्स आ रहे थे। उसको घटा के अगर -7.7% या -6.5% तक ला रहे हैं तो ये हमारे व्यापारियों की बहुत बड़ी जीत है। ये साबित करता है कि भारत का व्यापारी, भारत की जनता, भारत का जनमानस कितनी ही बड़ी आपत्ति हो हार नहीं मानता, डटे रहते हैं। 2021-22 में गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि जीडीपी बढ़ के पहुंचेगी 14.4%, और इकोनॉमिक सर्वे ने इसको प्रोजेक्ट किया था 15.5%। ये नॉमिनल जीडीपी होती है, इसमें से इन्फ्लेशन माइनस करना पड़ता है। तो 4% का एवरेज इन्फ्लेशन गिन के अगर कैलकुलेट करें तो अलग अलग प्रोजेक्शन के मुताबिक भारत की जीडीपी आने वाले वर्ष में 2021-22 में 10.5 से 11.5, किसी ने 12% तक भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी जीडीपी हमारी। दो कारण होते हैं, एक बिजनेसेस नॉर्मल आ चुके हैं हमारे, ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन अभी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है एक महीने में। पहली बार जीएसटी के लॉन्च होने के बाद किसी महीने में उस फिगर को टच किया है, तो उसका मतलब है कि बिजनेसेस नॉर्मल पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा एक कारण है कि 2020-21 में जीडीपी माइनस गई थी, डिक्लाइन हुई थी, तो 21-22 का जो बेस होगा वो बेस बहुत कम है। माइनस से अगर आप प्लस में जाओगे तो जंप बड़ा दिखेगा। अब जैसे कि हमने कहा रिसेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट रिसेशन से बाहर आने के लिए दो टाइप के कदम उठा सकती है। एक है टैक्स घटा दें, लेकिन टैक्स घटाने की अभी गवर्नमेंट के पास कोई स्कोप नहीं है। जैसे कि हमने देखा टैक्स वाला तो पोर्शन ऑलरेडी कम है, टैक्स कलेक्शन कम ही हो रही है। दूसरी चीज़, पिछले वर्ष गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन टैक्स घटा के 22% कर दिया था, कॉरपोरेशन टैक्स कंपनियों का इनकम टैक्स, और ये दुनिया के लोएस्ट टैक्सेस में से एक है। तो कॉरपोरेशन टैक्स घटाने की का कोई स्कोप नहीं है। इनकम टैक्स ऑलरेडी दुनिया के लोएस्ट में से पे कर रहे हैं हम लोग, उसको भी घटाने का स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, टैक्स घटाने से फ़ायदा क्या होता है, आप अगर टैक्स घटा दो जनता के पास पैसा ज़्यादा बचता है, वो खर्च करेंगे तो सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि वो खुद से ज़्यादा खर्च करें, ओके, या तो कट द टैक्सेस और स्पेंड मोर। तो गवर्नमेंट ने ये सेकंड वाला ऑप्शन चुना है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करने वाली है आने वाले 5 वर्षों तक, और कहाँ खर्च करने वाली है, सबसे बड़ा हेड है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले वर्ष से ही काम शुरू हो चुका था। मोदी जी ने बजट सेशन के पहले ही दिन कहा था कि भाई पिछले साल एक बजट आया था 1 फरवरी को, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से 5 मिनी बजट्स आए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक इशारा दिया था कि हो सकता है इस साल भी इस बजट के बाद मिनी बजट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उन 5 मिनी बजट्स में से एक स्कीम लॉन्च की थी आत्मनिर्भर भारत, सबको पता होगा, काफ़ी मीम्स भी बने थे आत्मनिर्भर बनो वगैरह पे। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में बहुत कम है, और चाइना को अगर बीट करना है हमें तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही पड़ेगा। अगर भारत को सुपर पावर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही पड़ेगा। तो उसके लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI शॉर्ट में कहा जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसके लिए कुछ 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर चुकी है गवर्नमेंट, जिनमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ फंडिंग वगैरह करेगी, उनको कुछ मदद वगैरह प्रोवाइड करेगी, और उसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं, जो कि आने वाले 5 वर्षों में खर्च होंगे,
ठीक है, बजट में इसका प्रावधान है। दूसरा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 7 वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल पार्क्स बनाने का प्लान है गवर्नमेंट का, जिसमें से एक गुजरात को भी जा सकता है। तो टेक्सटाइल इसलिए क्योंकि खेती और रेलवे के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल से मिलता है। इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो आने वाले 3 वर्षों में टेक्सटाइल पार्क्स बनने वाले हैं 7, और उस प्रोजेक्ट का नाम है, उस स्कीम का नाम है मित्रा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा काम जो चल रहा है भारत में, उसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। 2019 में दिसंबर में लॉन्च हुई थी, और इस पाइपलाइन के अंदर 6,835 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसको बढ़ा के अब 7,400 कर दिया गया है। उसमें से प्लस 7,400 प्लस 217 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमत है 1.10 लाख करोड़ रुपए। और पिछले वर्ष के बजट में कहा गया था कि आने वाले 5 वर्षों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से कुछ 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एक मेजर डिसएडवांटेज होता है, पैसा बहुत चाहिए उसके लिए, कैपिटल चाहिए होता है आपको। और भारत में उसको ध्यान में रखते हुए बीते वर्षों में एक कंपनी बनाई गई थी ICICI, ठीक है, जो अभी बैंक बन चुकी है। ICICI का काम था एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना, माने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करना। लोग उनके पास जाएंगे कि भाई हमें फलाना प्रोजेक्ट डालना है, तो आप हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मदद कीजिए। फिर उसी तरह एक बना था IDBI, वो भी बाद में बैंक बन चुका। और फिर एक बना था IL&FS, वो बंद हो चुका अभी। तो इन तीनों के बाद कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग को लेके काम करे। तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाने की घोषणा की है वित्त मंत्री ने, जिसका नाम है DFI, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके लिए गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल देगी, और उसके बाद हो सकता है IPO वगैरह के माध्यम से उसका बजट पोर्टफोलियो किया जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए का आने वाले 3 वर्षों में। तो जो कि जैसे कि हमने बात की, पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालेंगे ताकि रोज़गार जनरेट हो पूरे भारत में। एक बड़ी घोषणा इसमें और की थी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी भी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माने सरकारी कंपनियां, उनके पास ज़मीनें बहुत हैं, उनके पास एसेट यानी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, और उनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी अनयूटिलाइज्ड है। तो उसको मोनेटाइजेशन करने के लिए, माने उसमें से पैसे कमाने के लिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई जाएगी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा उसके लिए। तो मान लीजिए LIC के पास बहुत बड़ी ऑफिस है, और उसमें बहुत सारी ज़मीन फालतू पड़ी है, तो उस ज़मीन को लीज़ पे दे सकते हैं, वहाँ पे कोई एक बिल्डिंग बना सकते हैं, और कंपनीज़ को उसमें किराए पे या फिर बेच के जगह दे सकते हैं। आपको पता हो, यदि भारत का पहला बस पोर्ट बना था, एयरपोर्ट टाइप बस स्टेशन वडोदरा में, मोदी जी की फर्स्ट टर्म में लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, जिन 2 कंस्टिट्यूंसी से मोदी जी ने कंटेस्ट किया था, वाराणसी और वडोदरा, तो वडोदरा में बना है बहुत शानदार बस पोर्ट। उसी तर्ज पे हो सकता है, माने जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं भारत सरकार की, उनमें जो जो ज़मीन फालतू पड़ी है वहाँ पे, माने अनयूटिलाइज्ड है या फिर अंडर यूटिलाइज्ड है। बस पोर्ट से क्या हुआ, बस स्टेशन के साथ एक मॉल भी बन गया, तो उस मॉल में महंगी महंगी दुकानें भी की, और अच्छे अच्छे बिजनेसेस जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे हम भारत में, कि सुनार की दुकान बस स्टेशन पे होगी। ठीक है, ऐसी ऐसी दुकानें खुली हैं कि जिनके पास पैसा है, मोटा पैसा माल है, वो लोग गए, अच्छे खासे दाम दिए उस प्रॉपर्टी के, और फिर वो एक अच्छा खासा फाइनेंशियल हब बन गया।
तो ऐसे मोनेटाइज किया जाएगा। इस मोनेटाइजेशन में एयरपोर्ट्स को मोनेटाइजेशन, जो टायर 2-3 सिटीज़ हैं, छोटे शहरों के एयरपोर्ट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। फिर रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खोले हैं कुछ रेलवे ने, उनको मोनेटाइज किया जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसा प्लान है। इसमें से कितना पैसा आने वाला है इसका जिक्र नहीं किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग शहर की अलग अलग मार्केट वैल्यू होती है, तो उसका हम स्टडी करेंगे, उसको उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई कंपनी। उदाहरण सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, जिसका काम है केवल वही सरदार सरोवर का ही काम देखना, और कोई काम नहीं करेगा वो। ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, जो भाजपा की कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट में हो, आप पूछिए जनता से कि भाई काम क्या हुआ, सबसे पहला जिक्र रोड का करेंगे। तो 13,000 किलोमीटर के कॉरिडोर ऑलरेडी अवार्ड हो चुके हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में। भारतमाला प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च किया था नेशनल हाईवेज़ बनाने का, और इनकी कीमत है कुछ 3.3 लाख करोड़ रुपए। इतना काम ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसमें से 3,800 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। इस साल 8,500 किलोमीटर का काम और शुरू किया जाएगा, और 11,000 नेशनल हाईवेज़ कंप्लीट किए जाएंगे, ऐसा टारगेट रखा है। और 1,18,000 करोड़ रुपए दिए हैं नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री को, रोड एंड हाईवेज़ वाली मिनिस्ट्री को। तो सबसे बड़ा शेयर शायद इनका है, इस मिनिस्ट्री का है। दूसरा काम किया है रेलवेज़ में। रेलवेज़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। रेलवे बजट पिछले कुछ वर्षों से मर्ज हो चुका है जनरल बजट के साथ ही, पहले अलग हुआ करता था। तो रेलवे को अब तक का सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है 1.1 लाख करोड़ रुपए का। रेलवे में भी काफ़ी कामों की घोषणा की है। ब्रॉड गेज रेलवे जो होती है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना होता है रूट्स का। तो अभी तक 2021 के एंड तक 72% जो रेलवे लाइन है ब्रॉड गेज वाली, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। इलेक्ट्रीफाई माने ज़्यादा स्पीड पे चलने वाली रेल होगी वहाँ पे, और उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा है 2023 के एंड तक। 2023 के दिसंबर तक भारत की सभी ब्रॉड गेज रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो चुकी होगी। माने कोई भेदभाव नहीं रहेगा कि छोटा शहर है तो वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन कम स्पीड पे चलेगी, बड़ा शहर है तो वहाँ से ट्रेन ज़्यादा स्पीड पे चलेगी। छोटे शहर वाले लोग आराम से समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। रेलवे में विस्टाडोम कोचेज़ शुरू किए हैं, अभी उद्घाटन किया था मोदी जी ने केवड़िया वाली, सरदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। तो बेहतर वाले कोचेज़ होते हैं, फॉरेन टाइप फीलिंग आती है। और कई लोगों ने कहा कि भाई यूरोप से भी बेहतर कोच बने हैं ये। रेलवे का टोटल रेवेन्यू प्रोजेक्शन है 2.17 लाख करोड़ रुपए इस वर्ष का। पिछले वर्ष का था 2.25 लाख करोड़ रुपए, लेकिन महामारी के चलते उतना रियलाइज़ नहीं हो पाया। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमान है कि खराब वर्ष में रेलवे 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है, और अगले वर्ष 2.17 लाख 2.17 लाख करोड़ रुपीस की एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। उसी के साथ नेक्स्ट किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई मेट्रो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं भारत में, जिसको छोटी रेल कहा जाता है। दो नाम है उसके लिए। एक मेट्रो लाइट है, दिल्ली में शुरू हो चुका है कंस्ट्रक्शन उसका। मेट्रो लाइट बहुत कम खर्चे पे बनती है, उस नॉर्मल वाली मेट्रो से 40% तक के खर्चे में बन जाती है। तो एक ये मेट्रो लाइट है, दूसरी है मेट्रो नियो। नई ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च होने वाली है भारत में, नाम है मेट्रो नियो, और पहला शहर जहाँ पे वो शुरू होगी उसका नाम है नासिक। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। मेट्रो रेल का बहुत छोटा वर्जन होता है। मेट्रो रेल में एक साथ 1000+ मुसाफिर ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें 200 से 300 पैसेंजर की कैपेसिटी होती है। लेंथ कम होती है, 18 से 25 मीटर की लेंथ होती है।
इलेक्ट्रिक बस कोचेज़ होते हैं, मतलब आपको देख के समझ नहीं आएगा कि ये बस है कि ट्रेन है, रबर के पहिए पे चलती है। जो जो मेट्रो है, नॉर्मल वाली मेट्रो स्टील के पहिए पे चलती है, रेलवे लाइन पे चलती है। उसके लिए स्टेशन अलग होते हैं, या अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं या ओवरग्राउंड स्टेशन होते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम चलती है और एयर कंडीशन होगी पूरी की पूरी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, बैटरी वाले व्हीकल से, ताकि पोल्यूशन कम हो। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम होगा मेट्रो की तरह ही। कंफर्टेबल सीट होगी, पैसेंजर की अनाउंसमेंट होगी। फ्रीक्वेंसी कहा गया है हर 2 मिनट पे एक आपको मेट्रो नियो बस मिल जाएगी। और भारत सरकार अभी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को प्रमोट कर रही है, छोटे शहरों को, कि भाई आप अपने यहाँ ये मेट्रो नियो वाली सिस्टम लागू कर दीजिए, तो क्या पता आने वाले कुछ सालों में आपके शहर में ये मेट्रो नियो सिस्टम आ जाए। और इन दो नई जो सिस्टम्स शुरू हुई हैं, मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट, उनकी एक विशेषता है कि ग्राउंड लेवल पे ही चलती है। मतलब आपकी गाड़ी या आपके बाइक के बगल में मेट्रो जारी होगी, हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, खर्चा कम होता है। उसके लिए रोड की एक पर्टिकुलर पटरी डेडिकेटेड कर दी जाती है, कि जैसे BRTS वाला सिस्टम है कि भाई इस वाली लेन से बसेस ही जाएंगी, उसी तरह मेट्रो नियो के लिए एक लेन डेडिकेट कर दी जाएगी कि भाई इससे मेट्रो नियो ही जाएगी। अब बात आती है कि फिस्कल डेफिसिट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 9.5% इस ऑन गोइंग ईयर में 2020-21 में, 6.8% आने वाले 2021-22 में, तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो एक तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस का तो ठीक है, चलिए एक आमदनी का सोर्स हो गया टैक्सेस, पर टैक्सेस की एक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर दूसरा एक रास्ता सोचा है गवर्नमेंट ने, डिसइन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहा जाता है विनिवेश। पैसा लगाना कहा जाता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। लगा हुआ पैसा खाली करना, उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। निवेश का उल्टा विनिवेश। तो कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की थी पिछले साल, माने सरकारी कंपनियां, बेचने के लिए। ज़्यादातर लॉसेज वाली कंपनी थी, कुछ एक फ़ायदेमंद कंपनी थी। फ़ायदेमंद कंपनी से मोटा पैसा आएगा, नुकसान करने वाली कंपनी बेचने से फ़ायदा ये होगा कि अब उसमें और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पे पिछले साल जो कंपनियां गवर्नमेंट ने बेचने को निकाली थी पर महामारी के चलते बेच नहीं पाए, तो उसमें है भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया बहुत ज़्यादा लॉसेस में इसलिए नहीं बेच पाए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, पवन हंस एक कंपनी थी, हेलीकॉप्टर बनाती थी, बहुत लॉसेस में जा रही है, नीलाचल इस्पात लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, भारत सरकार किसी ज़माने में दवाई भी बनाती थी, स्कूटर भी बनाती थी, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, माने लोहे का रद्दी, लोहे का भंगार बेचने वाली कंपनी, ये भी भारत सरकार करती थी, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर, पंप भी बनाए हुए नली वाले, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, ये सब बेचने को निकाली थी गवर्नमेंट ने। एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है गवर्नमेंट की कि सेलिंग फैमिली सिल्वर। इनमें से ज़्यादातर कंपनीज को फैमिली सिल्वर नहीं कहा जा सकता। मतलब एक समय पे भारत सरकार ने घड़ियाँ भी बनाई हुई है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। होटल भी चल रहा है एक भारत सरकार का दिल्ली में, अशोका होटल, कोई मतलब नहीं है भारत सरकार होटल बनाए, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। कुछ कंपनीज के सेल से जनता को भी, मजदूर यूनियन को भी चिंता है, ठीक है। तो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स सरकार बेचने वाली है इस साल, IDBI के अलावा। और इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, इंसान की ज़िंदगी का इंश्योरेंस हो गया, दूसरा इंसान की ज़िंदगी के अलावा जितना भी इंश्योरेंस हुआ उसको कहा जाता है जनरल इंश्योरेंस। माने आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो गया,
या फिर आपने ऐड देखी होगी, पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, यानी एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस हो गया, नेचुरल कैलेमिटी वाला इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब आते हैं जनरल इंश्योरेंस में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसी जनरल इंश्योरेंस वाली 4 कंपनीज है गवर्नमेंट के पास। उन 4 में से कोई एक कंपनी बेचने का प्लान है। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि 4 में से 3 कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अब उस मर्जर वाले प्लान को साइड कर दिया है और 4 में से एक कंपनी बेचने वाले हैं। LIC का भी IPO शेयर्स निकालने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी LIC उसके बाद। कुछ 38 लाख करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू कही जा रही है LIC की। तो सबसे बड़ी कंपनी जो अभी रिलायंस है वो बहुत पीछे है इससे। और वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी इसकी घोषणा कर दी थी, बजट में इसको रिपीट किया है कि केवल 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट मिनिमम प्रेजेंस रखेगी। बैर मिनिमम प्रेजेंस कहा है, कम से कम कंपनीज उन 4 सेक्टर्स में रखेंगी। बैर मिनिमम प्रेजेंस माने सरकार को जितनी कम कंपनीज से काम चल जाए उतनी ही कंपनी गवर्नमेंट रखेगी, बाकी सब कंपनी बेच देगी। ये 4 सेक्टर कौन से हैं? पहला है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की प्रेजेंस कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है, माने गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्ट चालू रहेगी बट कम किया जाएगा उसको, जहाँ हो सके प्राइवेट को मोटिवेशन दिया जाएगा। तीसरा है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल्स यानी अन्य खनिज। और चौथा है बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब पीयूष गोयल जी भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ कंपनीज हम नहीं बेचेंगे, जैसे सरकारी बैंक्स हम कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि जनधन योजना के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि भाई गवर्नमेंट के कुछ स्कीम रोल आउट करने में सरकारी बैंक आपको चाहिए। उसी तरह उन्होंने कहा था BSNL भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि नक्सलाइट एरिया में, आतंकवाद ग्रस्त एरिया में, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी अपना टावर डालने, क्योंकि फूंक देंगे नक्सली तो क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे BSNL के अलावा कोई और नेटवर्क ही नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम इन कंपनीज़ को नहीं बेच सकते, कभी नहीं बेचेंगे, वो हम अपने पास ही रखेंगे। लेकिन कितना डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, कितनी बैंक्स बेचती है, इस पे ज़रा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट कर रही हो कंपनी, उनको बेचने का मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है, बेचने का एक मेजर कारण है गवर्नमेंट का कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, और हमारा तो धंधा है रोज़ का, हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं मेजॉरिटी का गोल यही होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो कम काम करके सैलरी ज़्यादा मिलेगी। इस कल्चर से सरकारी नौकरों को बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे आपकी कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो फिर नौकरी कोई नहीं देगा आपको, मतलब बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो इस कल्चर से अगर बाबू लोग बाहर नहीं आए तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है उनको भी, ठीक है। वही वाला हाल होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको खुद पता है कि हमने गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी ख़राब कर रखी है कि हम अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो दिक्कत ये होगी ना, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, और अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तो नौकरी आप ही की जाएगी। तो हम लोग कई बार स्वार्थी होके सोचते हैं, तो खैर कहाँ पे लाइन कहाँ खींची जाए, डिवाइडिंग लाइन, ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, हमको भी, कि भाई कितनी बैंक्स, कितनी कंपनीज बेची जाए, कितनी अपने पास रखी जाए। तो इसको भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। आगे कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को भी इंसेंटिवाइज करेगी, राज्यों को भी मोटिवेट करेंगी कि वो भी अपनी कंपनीज बेचें। एक और बड़ा कदम उठाया इसी के चलते कि इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
विदेशी निवेश को ज़्यादा छूट दी गई है। अभी 49% इन्वेस्टमेंट हो सकता है एफडीआई वाला, उसको बढ़ा के 74% किया जाएगा। ठीक है। लेकिन उसमें एक और कहा है निर्मला जी ने कि मेजॉरिटी बोर्ड मेंबर्स भारतीय होंगे और 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ताकि किसी एक ग्रुप का दबदबा ना रहे। मेन डिसीजन मेकिंग पावर फिर भी भारतीयों के पास ही रहे। ठीक है। तो ये एक और कहा गया है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट को 26% से बढ़ा के 49% किया था 2016 में, 5 साल पहले। उसके ठीक 5 साल बाद उसको बढ़ा के 74% कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब पैसे बहुत चाहिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को खोलने के लिए, और भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। लाइफ इंश्योरेंस कवर 2.82% जनता के पास ही है, केवल 2.82% जनता के पास लाइफ इंश्योरेंस है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस और कम है, 1% जनता के पास भी नहीं है, 0.94% जनता के पास है। ग्लोबल एवरेज 3.35% है लाइफ इंश्योरेंस की और 3.88% है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की। तो ज़्यादा जनता को कवर करने के लिए सरकारी कंपनीज उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा। भारतीय व्यापारियों के पास उतना पैसा नहीं है कि बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज खोले, इसीलिए एफडीआई को लाने की छूट दी गई है। सरकारी बैंकों की हालत अभी इस वक्त थोड़ी सी ख़राब चल रही है। हम पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो 11% तक चला गया था। माने एनपीए माने वो लोन जिस पे रिटर्न नहीं आ रहा, अभी जिसका हफ्ता वगैरह वापस नहीं आ रहा, तो उस पर ना इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है ना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। और अगर 90 दिन तक कोई व्यक्ति अपनी लोन ना चुकाए तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। माने एसेट माने प्रॉपर्टी, तो वो बैंक की ऐसी प्रॉपर्टी है जो परफॉर्म नहीं कर रही, माने जिस पे रिटर्न नहीं आ रहा। तो किसी टाइम पे 11% तक चला गया था, माने बैंक का दिया हुआ हर 9वां या 10वां रुपया वापस नहीं आ रहा था। घटा के उसको 7.5% किया है सितंबर 2020 में। और ये कोरोना महामारी के चलते जो एक 6 महीने का मोरेटोरियम दिया था, माने 6 महीने तक लोन ना चुकाने की छूट दी थी, इतना बड़ा लॉकडाउन गया, काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूटी, तो उसके चलते लोन रीपे होना कम होगा। तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले सितंबर महीने तक 2021 तक ये एनपीए का रेट दोबारा बढ़ के 15% हो जाएगा, और उसके कारण बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो एक 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक को, सरकारी बैंकों के कैपिटल को मजबूत करने के लिए दिए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में गवर्नमेंट करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है पब्लिक सेक्टर बैंक के कैपिटल को। और ये एनपीए की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बैंकों के लिए कि इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब आपकी बैलेंस शीट में, आपके अकाउंट बुक्स में मान लीजिए इतना ज़्यादा एनपीए है, मान लीजिए 10% एनपीए है कि आपने जो बिज़नेस किया उसमें से 10% नुकसान में गया, घाटे में गया, तो आपके शेयर होल्डर्स, आपका बोर्ड आप पे दबाव डालेगा कि भाई अब ज़्यादा पैसे मत दो, पहले वो वाला रिकवर करो, उसके बाद नया पैसा दो। अब बैंक नया लोन देगी नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी? ठीक है। तो दोहरी दुविधा होती है बैंक के पास कि क्या किया जाए, बिजनेस किया जाए कि ना किया जाए। तो एक बारी में सभी बैंक्स की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए एक रिकमेंडेशन काफ़ी टाइम से चल रही है कि एक बैड बैंक बना दी जाए। बैड बैंक उसका पॉपुलर नाम है, उसका एक्चुअल नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या रोल होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कि मान लीजिए आपके पास कुछ लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स हैं,
आपने इतने फ्लैट पे हाउसिंग लोन दे रखी है और उसका रिटर्न अब नहीं आ रहा, तो बैंक क्या करेगी, वो सारे फ्लैट कब्जा करेगी, फिर उनकी नीलामी करेगी, फिर उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे को लेके वो वाली लोन राइट ऑफ कर देगी कि भाई इस लोन पे मान लीजिए 20 लाख आने वाले थे, लेकिन उस फ्लैट की सेल से 18 लाख रुपए मिले हमको, अब 2 लाख रुपए लॉस में गिन लो। ठीक है, तो ये वाली सारी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद बैंक के बैलेंस शीट पे बैंक की बैलेंस शीट से वो बोझ निकलेगा कि भाई हाँ अब एनपीए नहीं है तुम्हारे पास। दूसरी बात, बैंक का ये काम भी नहीं है कि भाई जाके प्रॉपर्टी जब्त करे फिर उसकी नीलामी करे। बैंक इसमें स्पेशलाइज थोड़ी करता है, बैंक की स्पेशलाइजेशन है मनी मैनेजमेंट में। तो एक प्रपोजल काफ़ी टाइम से है कि भाई एक अलग से कंपनी बना दी जाए जिसमें सभी बैंकों के एनपीए डाल दिए जाए, उनको दे दो भाई आप ये काम कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये इसका फ्लैट है, ये इसका बाइक है, ये इसकी कंपनी है, ये इसकी एयरलाइंस है, तुम जिसको जो बेचना है बेच बाच के जितना पैसा जिसके हिस्से आता हो उस बैंक को दे दो वो पैसा कि भाई तुम्हारे एनपीए से इतना पैसा आया, ठीक है ख़त्म करो। फिर उससे क्या होगा, एक फ़ायदा ये होगा कि भाई बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, अब एनपीए नहीं है आपके पास, अब आप नए लोन्स फ्रेश लोन्स दे सकते हैं आराम से। ठीक है, एक फ़ायदा और होगा, विजय माल्या टाइप लोगों ने, जो बड़े स्मार्ट लोग थे, उन्होंने 10-12 बैंकों से लोन लिया हुआ था। अब किस बैंक का अधिकार है उसकी प्रॉपर्टी पे, कौन सा बैंक उसको केस करेगा, फिर कोर्ट में पेश होना है, सारी 10-12 बैंकों की सहमति चाहिए कि भाई हाँ इसको नीलाम करना है या इसको और मौका देना है कि भाई तुम अपना बिजनेस चलाओ। ठीक है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बनने से ये वाली दुविधा ख़त्म हो जाएगी। मतलब अब एक ही कंपनी है, उसी का उधार है, उसी को डिसीजन लेना है। एक नुकसान ये हो सकता है कि बैंकों को खुली छूट मिल सकती है कि नो प्रॉब्लम, मैनेजर के रिश्तेदारों को लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस नहीं आएगी तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डाल देंगे, हम नई लोन देते रहेंगे। ये एक कॉशन है कि हो सकता है। अब आगे उसके लिए लॉज बनने चाहिए कि भाई लोन किसको दिए जा रहे हैं, एनपीए किसके नाम से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर एक ध्यान रखा जाए तो आइडिया अच्छा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का। मंदी का एक मेजर कारण ये भी है कि बैंक्स लोन नहीं दे रही, तो ना व्यापारियों को लोन मिल रहे हैं, ना उनका बिजनेस बढ़ रहा है, ना बैंकों का बिजनेस बढ़ रहा है। दूसरा, बैंकों को लेके एक और सुधार किया है। आपकी बैंक में आपकी जितनी भी जमा राशि है, जितनी भी डिपॉजिटेड अमाउंट है, मान लीजिए आपकी बैंक अगर डूब गई तो अभी तक आपको 1 लाख रुपए की गारंटी मिलती थी, 1 लाख रुपए की अमाउंट इंश्योर्ड होती थी कि अगर आपकी बैंक डूब गई तो आपकी 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगी, गवर्नमेंट गारंटी लेती थी उसकी। उसको कहा जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब उस 1 लाख की अमाउंट को बढ़ा के 5 लाख किया जाएगा और उसके लिए एक लॉ है DICGC एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। तो उस लॉ में अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा कि इस 1 लाख वाली लिमिट को बढ़ा के 5 लाख किया जाए। एक और सुधार किया है इसमें कि पहले आपकी बैंक अगर बंद हो जाएगी तभी आपके डिपॉजिट को इंश्योर किया जाएगा। मतलब आपकी बैंक बंद होनी चाहिए, फिर उसके एसेट सेल होंगे, फिर आपको लाख रुपए मिलेंगे। अब इन्होंने कर दिया कि अगर आपकी बैंक प्रॉब्लम में है, मतलब मान लीजिए PMC बैंक का एक स्कैम आया था, अब वो बैंक बंद नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जब तक RBI ने उसके ऊपर मोरेटोरियम डाल दिया कि भाई तुम अब कुछ नहीं करो, धंधा बंदा कुछ नहीं करोगे, तो आपको पता होगा कि बहुत बड़ी अफरा तफरी मच गई थी डिपॉजिटर्स में कि हमारा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। फिर RBI ने लिमिट लगा दी थी कि 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि आपकी बैंक अगर नुकसान में है, प्रॉब्लम से पास हो रही है, मोरेटोरियम के अंडर भी है, तब भी आपको 5 लाख रुपए तक की राशि आपकी वापस मिल जाएगी, वो पाने की आप अधिकारी हो। उससे ज़्यादा पैसा अगर आप बैंक में रख रहे हो तो आपका अपना जोखिम है, मत रखें, ऐसा निचोड़ निकाला जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हेड बड़ा जो मेजर वाला हेड है वो है एग्रीकल्चर का। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसी को एड्रेस करने की कोशिश की है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है इन फार्म प्रोटेस्ट का वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट की एक बॉडी है CACP, वो एक सजेस्टेड प्राइस हर साल डिक्लेयर करती है कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप किसानों से कोई भी ये वाले जो सामान अगर ख़रीदें तो आप इससे कम प्राइस पे ना ख़रीदें। लेकिन उसका अमलीकरण सभी कमोडिटीज़ में नहीं होता, उसका मेनली होता है गेहूँ चावल वगैरह में, ठीक है। क्योंकि गेहूँ चावल गवर्नमेंट डायरेक्टली ख़रीदती है। तो एक अफवाह फैलाई गई थी कि नए कानूनों से एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर में किया है कि अपना मोदी गवर्नमेंट ने एमएसपी से कितने रुपए का अनाज खरीदा किसानों से, और मनमोहन सिंह जी की लास्ट वाले ईयर में 2013-14 में कितना अनाज खरीदा गया था, उन दोनों का कंपैरिजन दिया है। तो 2013-14 का कंपैरिजन और 2019-20 का, और ये ऑनगोइंग ईयर का 2020-21 का, तीनों के आंकड़े दिए हैं। गेहूं 2013-14 में ख़रीदा गया था 33,874 करोड़ का, और 2019-20 में ख़रीदा गया है 62,800 करोड़ का, और 2020-21 में 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ का, यानी मोर देन डबल लास्ट ईयर, मनमोहन सिंह के लास्ट ईयर से। उसी तरह चावल था 2013-14 में 64,000 करोड़, 19-20 में वो हो गया 1,42,000 करोड़, और 20-21 में हो गया 1,72,000 करोड़ 1,72,000 करोड़। और सबसे बड़ा उछाल था पल्सेस में, दालों में। 236 करोड़ थे 2013-14 में, और वो 2020-21 में बढ़ के हो गए हैं 10,530 करोड़, माने करीब 40 गुना पल्सेस खरीदे हैं गवर्नमेंट ने, दालें जो जिनको कहा जाता है कठोल। और कॉटन में 90 करोड़ था 2013-14 में, माने गवर्नमेंट ने 90 करोड़ का ही कॉटन खरीदा था किसानों से। 2020-21 में करीब 26,000 करोड़ का कॉटन खरीद चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है। पिछले साल अप्रैल 2020 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, नाम है स्वामित्व, फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, शॉर्ट होता है स्वामित्व। गांव की ज़मीनों के कागजात नहीं होते नॉर्मली। शहरों में आप अगर कोई घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे तो कागजात होंगे आपके पास। गांव में लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, 200, 300, 400 सालों से उसी गांव में रह रहे हैं, तो कागजात नहीं होते कई बार। तो इस स्वामित्व स्कीम के अंडर ड्रोन से ज़मीनों का मैपिंग किया जा रहा है कि भाई फलानी ज़मीन किसकी है, और फिर उसके बाद उसे उस ज़मीन के कागजात दिए जा रहे हैं। तो उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। एक किस ज़मीन का मालिक कौन है ये पता चलेगा, ज़मीन के डिस्प्यूट्स काफ़ी हद तक कम होंगे, आपके गांव के घर की के ओनरशिप के बेसिस पे आपको लोन भी मिल पाएगा, ठीक है। कई बार किसानों को लोन नहीं मिलता, कोलेटरल नहीं होता सामने कुछ, तो अगर गांव की ज़मीन के कागजात होंगे मकान वगैरह के, तो उसको रिनोवेट वगैरह करने की लोन भी मिल पाएगी, ठीक है। तो उनको वो कर्जदारों के, मनी लेंडर के चक्कर से छुड़ा के मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लाया जाएगा, ठीक है। फिर उससे ये फ़ायदा और होगा कि बेनामी संपत्ति का भी पता चलेगा, और एक फ़ायदा और होगा कि अगर मान लीजिए कोई दबंगी किसान है, वो सरकारी ज़मीन को कब्जा करता जा रहा है, तो भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये काम अभी कुछ स्टेट्स में पायलट बेसिस पे चल रहा है। 2024 तक उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस साल से सभी स्टेट्स में इसको लागू किया जाएगा, और 2024 तक जो 6.5 पौने 7 लाख गांव हैं भारत में, उन सब में ये काम हो जाएगा। तो इस स्कीम का नाम है स्वामित्व। उसके लिए भी फंड्स अलॉट किए गए हैं,
दूसरा एग्रीकल्चरल क्रेडिट का टारगेट है, माने किसानों को जो उधार दिया जाता है, जो लोन दी जाती है, उसका टारगेट बढ़ा के कर दिया है सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले 30,000 करोड़ का था फंडिंग, इस साल 40,000 करोड़ कर दिया है। एक योजना है मोदी जी के हृदय के काफ़ी करीबी वाली है, उसका नाम है ई नाम। ई नाम माने वो इनाम वाला इनाम नहीं, ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। मतलब ये APMC वाला मुद्दा अब शुरू हुआ, विरोध वाला, लेकिन मंडियों में किसानों का शोषण काफ़ी समय से होता आ रहा है, हम सब जानते हैं, ठीक है। जो बीच वाला जो बिचौलिया होता है, एजेंट होता है, वो कई बार किसानों को सही दाम नहीं लेने देता, ठीक है। मैं सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल रहा, बट ये शोषण हो रहा है, ये हम भी जानते हैं। तो ई नाम के ज़रिए इन्होंने क्या किया कि पूरे देश को एक मंडी बना दिया। मतलब मान लीजिए आपका असम का कीवी का किसान डायरेक्ट दिल्ली के किसी फ्रूट सेलर को कांटेक्ट कर सकता है इनाम के ज़रिए, अगर दोनों की मंडी इनाम पे है तो, ठीक है। बिचौलिया हट जाएगा बीच में से, किसान को ज़्यादा प्राइस मिलेगी और दिल्ली के या फिर कलकत्ता के फ्रूट सेलर को ज़्यादा कम दाम पे फ्रूट मिल जाएगा उसका, और कस्टमर को कम दाम पे मिलेगा सेम, क्योंकि बीच में से जितनी आप उस चेन में से, सेलर चेन में से आप जितनी कड़ियाँ निकाल दोगे उतने प्रॉफिट मार्जिन कम देने पड़ेंगे आपको। अभी क्या होता है, किसान जाएगा APMC पे, माने मंडी पे, या फिर अपनी मंडी, सब्जी मंडी, मार्केटिंग यार्ड, बहुत सारे नाम हैं उसके, वहाँ पे गया, एक कट मारेगा बिचौलिया, फिर वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन जोड़ के बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर अपना मार्जिन जोड़ के बेचेगा रिटेलर को, और फिर रिटेलर आपको बेचेगा। तो 3 या 4 तो चेन होती ही होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो सारी चेन्स कट हो सकती हैं अगर डायरेक्ट किसान और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या फिर कोई भी, मान लीजिए बड़ी कंपनी है डायरेक्ट रिटेल में बेच रही है, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कस्टमर को भी फ़ायदा होगा कि नॉर्मल से कम रेट पे मिलेगा, किसान को नॉर्मल से ज़्यादा रेट मिलेगा, और व्यापारी का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस ई नाम वाले में 1.68 करोड़ किसान ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। 1.14 लाख करोड़ रुपए का सामान ई नाम के ज़रिए बेचा जा रहा है ऑलरेडी। उसमें 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। एक वन नेशन वन राशन कार्ड वाला काम भी शुरू किया था महामारी के बीच में ही, जिसमें 69 करोड़ लोगों ने अपना उसका लाभ ले चुके हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है मज़दूरों की, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो अपने शहर से कहीं और जाके कामकाज कर रहे हैं, कि राशन कार्ड होगा मान लीजिए उत्तर प्रदेश का या बिहार के गांव का, और काम कर रहे हैं मान लीजिए सूरत में या मुंबई में या दिल्ली में, तो उनको राशन कार्ड के उस सस्ते अनाज का लाभ उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि मज़दूर ये सोचेगा कि भाई मेरे परिवार के 5 सदस्य गांव में रह रहे हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा मिलना चाहिए सस्ते अनाज का, मैं कोई बात नहीं महंगा अनाज खा लूँगा मुंबई में या दिल्ली में। तो शहरी गरीबी बहुत बढ़ चुकी है भारत में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से डुप्लीकेशन का, यानी दोबारा अनाज देने का भी रिस्क नहीं रहता। तो उसके माध्यम से ये भी प्रावधान किया है गवर्नमेंट ने कि भाई आपके इस राशन कार्ड में इतने लोगों के नाम हैं। मान लीजिए 2 मियाँ बीवी मुंबई में रह रहे हैं और 3 जने गांव में रह रहे हैं, माता पिता और छोटा भाई, तो 2 जनों का राशन मुंबई में मिल गया, 3 जनों का गांव में मिल गया। ये वाला प्रावधान भी किया है गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है ये वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही था, अभी सभी जगह पूरे भारत में उसको इस साल से लागू कर दिया जाएगा।
किसानी में, कृषि क्षेत्र में, खेती में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। मतलब मामूली वेयर हाउसेज नहीं है, शेड नहीं है। इस साल हमने देखा कि बेमौसमी बारिश आ गई, सर्दियों में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई, तो बहुत नुकसान करती है वो। क्योंकि आपका फाइनल एंड प्रोडक्ट जो होगा, जो अनाज आपने, अनाज या फिर मूंगफली या कपास या जो भी जिसकी भी खेती की होगी, उसको पूरा काट वाट के, छांट वाट के उसको पहुंचा दिया है मंडी पे, और वहाँ बारिश हो गई, माल ख़राब हो गया, तो किसान को बहुत नुकसान जाएगा। क्योंकि भारत में वेयर हाउसिंग, गोडाउन वगैरह की बहुत भारी भारी किल्लत है, बहुत तंगी है उसकी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेस इंट्रोड्यूस किया है। सेस शब्द का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लगाया हुआ टैक्स। उस टैक्स से जो भी आमदनी आएगी वो उसी पर्पज़ के लिए, उसी काम के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। नॉर्मली कोई भी टैक्स अगर आप चुकाते हो, मान लीजिए जीएसटी चुकाया या फिर इनकम टैक्स चुकाया, तो वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, भारत की संचित निधि में। उसके बाद कितना आवंटन किया जाए उसका, वो बजट पे डिपेंड करेगा। अगर सेस से आपने कोई पैसा चुकाया हुआ है सेस के माध्यम से, तो वो पैसा जाएगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कोई इशू नहीं है, बट उसका उपयोग केवल उसी काम के लिए होगा। तो इस सेस का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, शॉर्ट में AIDC। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे लगाया हुआ है। 2.5 रुपये का सेस लगाया पेट्रोल पे, 4 रुपये का सेस लगाया डीजल पे। अब एक उहापोह मच गया कि सरकार ने डीजल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। किसान पहले ही विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, 4 रुपये महंगा डीजल कर दिया। नहीं, महंगा नहीं हुआ है। एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट किसी भी वस्तु की प्रोडक्शन पे, उस एक्साइज ड्यूटी को उतना कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। मतलब पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 2.5 रुपया, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 4 रुपया, उसकी जगह पे लगा दिया 2.5 रुपये का AIDC पेट्रोल पे, 4 रुपये का AIDC डीजल पे। फ़र्क क्या पड़ा कि पहले जो एक्साइज ड्यूटी आ रही थी गवर्नमेंट को, उसका आवंटन सभी सोर्सेज पे होता था, ठीक है। अब इस 2.5 रुपये और 4 रुपये का खर्च केवल किसानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ही होगा। उसी तरह गोल्ड सिल्वर में कस्टम्स ड्यूटी कम की गवर्नमेंट ने, 12.5% से घटा के 7.5% कर दी, और उसके ऊपर 2.5% ये AIDC लगा दिया। माने ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर का दाम कम होगा, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि स्मगलिंग बहुत होती है हमारे देश में सोने की। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देश है, एक दो नंबर पे रहते हैं हम गोल्ड इंपोर्ट करने में। तो सालाना 800 से 850 टन गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और कहा जाता है कि 100 से 150 टन हम लोग स्मगलिंग के ज़रिए भारत में ले आते हैं। आप लोग आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे, फलाना एयरपोर्ट पे चप्पल में से सोना निकला, और पता नहीं शरीर के कौन कौन से अंग में सोना डाल देते हैं, पेट में सोना डाल दिया, ठीक है, कहीं भी चश्मे की रिम में सोना डाल दिया, मतलब अजीब अजीब जगहों पे, जूतों के अंदर। तो वो स्मगलिंग के माध्यम से आता है। एक केरल में तो बड़ा सा स्कैम भी चल रहा है कि विदेशी राजदूत, एम्बेसडर के माध्यम से भी सोने की स्मगलिंग हो रही थी, ठीक है। तो भाई हमको सोना चाहिए तो हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे, ठीक है। जब आप लीगली उसको महंगा कर दोगे तो फिर लोग स्मगलिंग करते हैं। तो जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि स्मगलिंग हो रही है सोने की, तो फिर उसके लिए कस्टम्स ड्यूटी अब कम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अल्कोहल पे कस्टम्स ड्यूटी 150% थी, उसको घटा के 50% किया, और फिर 100% AIDC लगा दिया। अल्कोहल की कीमतों में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इस AIDC के माध्यम से साल में कुछ 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसका उपयोग किया जाएगा इस खेती वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। उसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों पे कम की है गवर्नमेंट ने। मतलब जो रॉ मटेरियल है उस पे कस्टम ड्यूटी कम की है। मतलब कॉपर है, तांबा है, कोई स्टील है, कोई मेटल का एलॉय है, जिसका उपयोग आपके प्रोडक्शन में होगा, तो उनकी ड्यूटीज़ कम करती है, ताकि
हमारे देश के प्रोड्यूसर्स की लागत, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम होगी तो फिर वो बाहर वाले बाज़ार में एक्सपोर्ट करने जाएगा तो उसको फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है। उसी तरह इन मेटल्स वगैरह पे एडीडी और सीवीडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दो लगाई जाती हैं, उनको भी हटा दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नायलॉन की कस्टम ड्यूटी को कम किया है। लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लेदर हमारे देश में खूब बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो उसको भारत में प्रमोट करने के लिए लेदर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो अगर आप फॉरेन कंपनीज़ के शूज़ अगर ख़रीदते हो तो वो महंगे हो सकते हैं। उसी तरह जेम्स, जो कीमती पत्थर होते हैं, सिंथेटिक जेम्स, वो भारत में खूब बनते हैं, तो उनकी इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। फार्मर्स को मदद करने के लिए एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन और सिल्क, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किया गया है, जिसको बजट में कहा गया है कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन माने जिस चीज़ के लिए कस्टम ड्यूटी कम करने से भारतीय व्यापारी को फ़ायदा होगा उसको कम किया है, जिसमें बढ़ाने से भारतीय व्यापारी को फ़ायदा होगा उसको बढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेशन पे। बजट में मिडिल क्लास की नज़र सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे होती है कि भाई मेरी जेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे अब कितना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो है जो जिसको देने की आपकी लायबिलिटी है, आपका दायित्व सीधा है कि भाई आपने इनकम की तो आप उसके ऊपर इनकम टैक्स दोगे, वो दायित्व आपका है, वो आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कहा जाता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो मेजर डायरेक्ट टैक्स होता है एक इनकम टैक्स, जो व्यक्तियों पे लगा जाता है, आपने इनकम की आप उस इनकम पे टैक्स दोगे, इनकम टैक्स। उसी तरह कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है लीगली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कंपनी को जो टैक्स देना है उस टैक्स को कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे पहले बात हो चुकी है हमारी कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्सेस बहुत कम कर दिए थे पिछले सालों, और गवर्नमेंट की इनकम भी बहुत कम है, रेवेन्यू बहुत कम है इस साल, तो गवर्नमेंट उसमें चेंज नहीं ला रही। दूसरा, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई इस मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए जनता को कि हर साल टैक्स रेट कुछ चेंज होगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि टैक्स रेट में स्टेबिलिटी आ जाए कि भाई आपको पता है कि मेरी इनकम इतनी है तो उसके ऊपर मुझे इतना टैक्स पे करना है। तो डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ इस साल। टैक्स का स्लैब वही है जो पिछले साल था। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मेजर छूट दी है इस साल टैक्स में कि जिनकी एज 75 से ज़्यादा है और उनकी इनकम सिर्फ दो सोर्सेज से आ रही हैं, पेंशन और इंटरेस्ट, माने जो भी उनकी जमा रकम होगी उसको उन्होंने कहीं किसी स्कीम में लगाया हुआ है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इन दो, अगर उनकी इनकम के केवल दो ही सोर्सेज हैं, पेंशन और ब्याज, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। बैंक जब उनकी जमा राशि पे इंटरेस्ट जोड़ेगी तो बैंक उसमें टीडीएस काट लेगी। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। मतलब मान लीजिए आपके ब्याज की इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए, और उसके ऊपर आप 10% टैक्स देने को एलिजिबल हैं, तो बैंक आपको 1 लाख रुपये आपका ब्याज जमा नहीं करेगा, आपके अकाउंट में जमा करेगा 90,000 रुपये, और 10,000 रुपये गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से घर पे बैठिए। गवर्नमेंट ने पिछले साल इनकम टैक्स के फ्रॉड को चेक करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी, फेसलेस असेसमेंट। मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके शहर में ही कोई पोस्टेड व्यक्ति, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या ऑफिसर आपकी फ़ाइल को चेक करेगा, तो उसको पता है कि भाई ये आदमी है, उसको पता होगा ये पार्टी कितनी बड़ी है, कितने प्रॉब्लम में है, तो वो आपके टैक्स लायबिलिटी को फर्जी में बढ़ा सकता है, फिर मांडवली करने की कुछ कीमत लेगा। तो ईमानदार टैक्स पेयर को भी हरेसमेंट करते हैं कई बार टैक्स अथॉरिटीज़।
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू की, फेसलेस टैक्स असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट माने, मान लीजिए आप रहते हैं इंदौर में और आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलॉट होगा आपको भोपाल वाला। उसको नहीं पता मैं किसकी फ़ाइल चेक कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मेरी फ़ाइल कौन चेक कर रहा है, ना आप उसे इन्फ्लुएंस कर पाओगे ना वो आपको हरेस कर पाएगा। टैक्स असेसमेंट के बाद उसके ऊपर अपील की जाती है, उसको भी फेसलेस कर दिया है ताकि ईमानदारी बढ़ जाए। अब गवर्नमेंट ने उस अपील पे भी, जो अपील होती है डायरेक्ट होती है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल पे, यानी भारत की इनकम टैक्स की आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च अदालत, उस अपील को भी फेसलेस कर दिया है। मतलब आपकी पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ना सुनने वाले को पता है कि ये व्यक्ति किस शहर में है, ना आपको पता है कि ये ऑफिसर किस शहर में है। तो रिश्वतखोरी वगैरह के चांसेस बहुत कम, नियर ज़ीरो हो जाते हैं। दूसरा, सारी हेयरिंग रिकॉर्ड होगी तो रिश्वत ऑफ़र करने का या मांगने का भी कोई चांस नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक और कदम इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। आपकी फ़ाइल को रीओपन करने की छूट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास होती है। मतलब आपने मान लीजिए इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, तो वो छूट पहले हुआ करती थी 6 साल तक। मतलब 6 साल तक कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी फ़ाइल खोल के उसमें से फ्रॉड ढूंढ सकता है। तो जनता के ऊपर एक लटकती हुई तलवार रहती थी। और अगर सीरियस टैक्स इवेजन हुआ, 50 लाख से ज़्यादा इनकम का टैक्स इवेजन हुआ, तब आपका टैक्स फ्रॉड अगर 50 लाख से ज़्यादा का हुआ, तब आपकी फ़ाइल खुल सकती थी 10 साल तक। ओके, इससे कंपनी बेचने वालों को बहुत नुकसान होता था। मतलब मान लीजिए फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को बेच दी कंपनी। अब वॉलमार्ट को डर लगेगा कि भाई इसने बंसल बंधुओं ने कोई टैक्स का गफला किया होगा, तो 10 साल तक ये टैक्स फाइल कभी भी ओपन हो सकती है, और मैंने तो किया नहीं था गफला, लेकिन पे मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। ठीक है, ये एक बहुत मर्जर और एक्विजिशन में, अगर आप किसी और की कंपनी खरीद रहे हैं, मान लीजिए रिलायंस बिग बाज़ार को खरीद रहा है, तो उसके मन में ये 10 साल तक ये डर सताएगा। तो उस पीरियड को कम कर दिया गवर्नमेंट ने 3 साल तक। आपकी फ़ाइल 3 ही साल तक रीओपन हो पाएगी। अगर सीरियस टैक्स फ्रॉड है, 50 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड है, तब 10 साल तक आपकी फ़ाइल ओपन हो पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी होगी इनकम टैक्स अथॉरिटी की जो हाईएस्ट पोस्ट है, जिसका नाम है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके पास से अप्रूवल लेनी होगी। मतलब टैक्स पेयर्स की, बिजनेसमैन की, व्यापारियों की, कंपनियों की हरेसमेंट, परेशानी को कम करने के लिए ये कदम उठाया हुआ है। एक रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज़ को जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, ऑडिट कराने का। ऑडिट माने आपके अकाउंट ठीक से लिखे गए हैं, उसमें कोई फ्रॉड आपने नहीं किया। ये आपको किसी आउटसाइड एजेंसी के पास चेक कराना होता है। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें कोई गफलाबाजी कर दे तो उसकी लाइसेंस, उसकी जो डिग्री है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, इसमें पिछले साल गवर्नमेंट ने छूट दी थी कि अगर आपके ट्रांजैक्शंस 95% डिजिटली हो रहे हैं, माने ऑनलाइन वाले माध्यम से, तो आपको 5 करोड़ तक के टर्नओवर पे ऑडिट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल उस लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 10 करोड़। अगर आपके बिजनेस के 95% ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपको 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के लिए ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये किया गया है कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट चाह रही है जितना ज़्यादा हो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, ताकि ब्लैक मनी को धीरे धीरे करके सिस्टम से गायब किया जा सके। एक बहुत बड़ी घोषणा की गवर्नमेंट ने कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर दी है। वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने। मतलब आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल है 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, और कमर्शियल व्हीकल है टैक्सी वगैरह 15 साल से ज़्यादा पुराना, तो आप उसके लिए एक ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग सेंटर पे जाना होगा आपको। उसकी टेस्टिंग करानी होगी कि भाई कितना पोल्यूशन कर रहा है,
और अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है तो फिर आपको कहा जाएगा कि आप इसको स्क्रैप कर दीजिए। भारत में ये पुराने व्हीकल करीब 1 करोड़ से ज़्यादा घूम रहे हैं पूरे देश में, ठीक है, और इनका पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत भी होती है, पेट्रोल डीजल की खपत भी ज़्यादा करते हैं, पेट्रोल डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं। और तीसरी बात, इनके अंदर जो लोहा वगैरह होगा उसका भी यूज़ हो सकता है। तो नितिन गडकरी जी की ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि भाई उस लोहे को स्क्रैप करके हम उसको पिघला के रिसाइकल करके फिर व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स में यूज़ करेंगे, माने नट बोल्ट टाइप। तो बोले कि स्पेयर पार्ट्स भी आपके सस्ते हो जाएंगे, 30-35% तक आपके स्पेयर पार्ट्स सस्ते हो जाएंगे। तो बोले आपको व्हीकल ख़रीदना भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। और इतना सारा स्क्रैप करेंगे क्या, हम कहाँ डालते हैं, आपने देखा होगा शायद फ़ोटो वोटो में डंप कर दिए जाते हैं, पुराने व्हीकल रख दिए जाते हैं कहीं पे। हर शहर में एक जगह होती है, बड़ी सी डंपिंग यार्ड होता है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पुराने वाहन छोड़ दिए जाते हैं। तो उसको स्क्रैप करने की पॉलिसी लाई जाएगी, ऑटो इंडस्ट्री को इससे बल मिलेगा थोड़ा सा। तो ये था इस साल का बजट। कोशिश की है आसान भाषा में आपको पूरा बजट समझा दें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुजरात का बजट रिलीज़ होने के बाद उसका लेक्चर गुजराती में अपलोड हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देंगे। तो धन्यवाद।